क्षमा दिल छू लेने वाली कहानी। प्रताप जी ने अपनी डायरी बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, तो ठीक है, कल सुबह ही हम लोग लड़की वालों के यहाँ शगुन लेकर जा रहे हैं। बात पक्की ही समझो। अगली सुबह घर में काफी चहल पहल थी। छोटा बेटा राज, उसके माता पिता प्रताप जी और मिथिलेश जी और बड़ा बेटा मयंक सब जाने के लिए तैयार थे। बड़ी बहू छाया ने भी अपनी एक अच्छी सी सूती साड़ी निकाल ली थी। वे सोच रही थी कि घर में एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, देवर के लिए लड़की देखने जाना है, तो घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी भी जरूरत होगी। वह बस तैयार होकर कमरे से बाहर आ ही रही थी कि तभी मिथिलेश जी की तीखी आवाज पूरे दालान में गूंज उठी। अरे बड़ी बहू, तुम ये साड़ी वाड़ी निकाल कर कहाँ चल दी? हम सब जा तो रहे हैं, पूरी बारात ले जाने की क्या जरूरत है? तुम घर पर ही रुको। पीछे से कोई आने जाने वाला हो सकता है और फिर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। हम लोग लौटेंगे तो थक जाएंगे, तुम बस रसोई का काम समेट कर रखना। छाया के कदम वहीं ठिठक गए। उसने एक बार अपने पति मयंक की तरफ देखा, लेकिन मयंक ने हमेशा की तरह नजरें चुरा ली और फोन में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। छाया की आंखें झलक आईं, लेकिन उसने उन्हें अपने पल्लू की आड़ में पोंछ लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसे घर के किसी अहम आयोजन या खुशी से बेदखल किया गया हो। ये सब उसके साथ उस दिन से हो रहा है जिस दिन वह ब्याह कर इस घर में आई थी। छाया एक बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक ईमानदार पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसूलों पर जिया था। वे दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। जब मयंक के लिए छाया का रिश्ता आया था तो मिथिलेश जी और प्रताप जी ने खुद को बहुत आधुनिक और खुले विचारों वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बस एक संस्कारी लड़की चाहिए, दहेज नहीं। लेकिन ये सिर्फ उनके चेहरे का एक मुखौटा था। हकीकत में वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भले ही वे मांगे नहीं, लेकिन लड़की वाले अपनी हैसियत से बढ़कर उन्हें सोने चांदी और नकदी से लाद देंगे। छाया के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ बहुत अच्छे से किया, लेकिन वे कोई कार या लाखों की एफडी नहीं दे पाए। बस यही बात मिथिलेश जी के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई। तब से लेकर आज तक छाया को हर छोटी बात पर ताने सुनने पड़ते थे। तुम तो खाली हाथ आई हो, तुम्हारे पिता ने तो हमें ठग लिया। ये शब्द छाया के लिए रोजमर्रा की बात हो गए थे। हद तो तब होती थी जब मयंक भी अपनी माँ का ही साथ देता था और छाया की भावनाओं को पूरी तरह अनदेखा कर देता था। अब जब छोटे बेटे राज की बारी आई तो मिथिलेश जी ने ठान लिया था कि वे कोई गरीब या उसूलों वाली लड़की नहीं लाएंगे। उन्होंने शहर के एक नामी ठेकेदार की बेटी महक को राज के लिए चुना था। महक का परिवार बहुत अमीर था और वे शादी में पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार थे। छाया उदास मन से वापस अपने कमरे में गई। साड़ी बदलकर उसने अपनी सूती कपड़े पहने और रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू आटे में मिल रहे थे। वे सोच रही थी कि क्या एक लड़की का अपना कोई वजूद नहीं होता? क्या उसके संस्कार, उसकी मेहनत और उसका निस्वार्थ प्रेम उस दहेज के आगे हार जाता है जो वह अपने साथ नहीं ला पाई? उधर प्रताप जी का परिवार जब महक के घर पहुंचा तो वहां का ठाट बाट देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। विदेशी झूमर, मखमली सोफे और नौकरों की फौज देखकर मिथिलेश जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब उनके घर में भी एक स्टेटस वाली बहू आएगी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बातचीत के दौरान महक के पिता ने बहुत ही घमंड भरे लहजे में प्रताप जी से कहा, देखिए प्रताप जी,
हमने अपनी इकलौती बेटी महक को राजकुमारियों की तरह पाला है। हम शादी में आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लग्जरी गाड़ी से लेकर आपकी मुंह मांगी रकम तक सब देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी बेटी आपके घर जाकर कोई झाड़ू पोछा या रसोई का काम नहीं करेगी। वो ये सब करने के लिए नहीं बनी है। आपके घर में वैसे भी एक बड़ी बहू है जो एक साधारण घर से है। घर का सारा काम वो ही संभालेगी। हमारी महक तो बस राज करेगी। ये बात सुनकर मिथिलेश जी और प्रताप जी के चेहरों का रंग उड़ गया। मयंक और राज भी असहज हो गए। महक के पिता के शब्दों में जो अहंकार था वह सीधे तौर पर उनके परिवार का अपमान था। उन्होंने छाया को एक बहू नहीं बल्कि उनके घर की एक नौकरानी समझ लिया था। मिथिलेश जी को पहली बार महसूस हुआ कि पैसों की चमक अक्सर इंसानों को अंधा कर देती है। वे लोग भारी मन से वहां से लौट आए। रात को जब वे थके हारे और अपमानित महसूस करते हुए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में बहुत ही सुकून भरी खुशबू फैली हुई थी। छाया ने रात का खाना बिल्कुल तैयार रखा था। मिथिलेश जी के पैरों में दर्द था। ये देखकर छाया तुरंत गर्म पानी ले आई और उनके पैरों की सिकाई करने लगी। उसने बिना कोई शिकायत किए, बिना ये पूछे कि वहाँ क्या हुआ, पूरी आत्मीयता से सबकी सेवा की। मिथिलेश जी चुपचाप छाया को देख रही थी। आज उन्हें छाया के मेले कपड़ों में भी एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। उन्हें महक के पिता की वे चुपती हुई बातें याद आ रही थी। मिथिलेश जी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जो लड़की लाखों का दहेज लाएगी वह इस घर को अपना घर नहीं बल्कि एक होटल समझेगी, जहां हर चीज के लिए दूसरों पर हुक्म चलाया जाएगा। और जिस छाया को उन्होंने हमेशा पैसों के तराजू पर तोला, वही आज उनके हर दर्द में एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी है। मिथिलेश जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने छाया के हाथ पकड़ लिए और रुंधे हुए गले से बोली, मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपनी झूठी शान और पैसों के लालच में ये भूल गई थी कि घर सोने चांदी से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसी संस्कारी और ममता से भरी बेटियों से बनता है। आज तुमने उन अमीर लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मयंक भी अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर शर्मिंदा था। उसने आगे बढ़कर छाया के कंधे पर हाथ रखा और अपनी खामोशी के लिए क्षमा मांगी। उस दिन उस घर में एक नए रिश्ते का जन्म हुआ था। मिथिलेश जी ने तय कर लिया कि अब उनके घर में कोई भी फैसला दौलत के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।